बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मी हाफिज अहमद। और आज का जो बेटा टॉपिक है, या आप कह लो कि आज की जो हमारी ओरिएंटेशन क्लास है वो फोकस होगी के सिलेबस के ऊपर कि सिलेबस क्या है एएमए का। ठीक है। और कौन कौन से टॉपिक्स जिनके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन से नोट्स को हमने स्टडी करना है, किस तरह से हमने पढ़ना है, ईच एंड एवरीथिंग आज की क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि कवर कर सकें। ठीक है। तो सिलेबस आप लोगों के सामने आ रहा है, सिलेबस आप लोगों के सामने आ रहा है और सिलेबस के अंदर आप लोगों के पास आ रहा है। वन बाय वन मैं सिलेबस को भी डिस्कस करूंगा। पहले आप ये देख लो कि आपका जो सिलेबस है वो एफ तक है। ABCDE एंड एफ। ठीक है। तो टोटल आपके पास इन्होंने जो डिवाइड किया है, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 19 टॉपिक्स है जो आप लोगों को कवर अप करने हैं अपने एडवांस एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को क्लियर करने के लिए। ये टोटल टॉपिक्स है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। और कौन कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो क्योंकि पहली क्लास होती है, बाद में कुछ बच्चे होते हैं जो कंटिन्यू नहीं करते, वो सेल्फ स्टडी के ऊपर चले जाते हैं, डीएलपी के ऊपर चले जाते हैं, और डीएलपी के अंदर जो लेक्चर्स उनको मिल रहे होते हैं, या कुछ बच्चों ने पहले से ऑलरेडी पढ़ रखा होता है, तो वो ये देखने के लिए ओरिएंटेशन क्लास देखते हैं कि यार हमने किन चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, तो वो ज्यादा अपनी एफर्ट जो है वो उसमें पुट करते हैं। ठीक है। तो इस वजह से हम ये पहली क्लास के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं कि कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके ऊपर हमने ज्यादा फोकस करना, किस तरह से एएमए की तैयारी करें। वन बाय वन टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ, और आप लोगों के जो क्वेश्चंस हों आप लोग टेक्स्ट पर पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि सर ये बात जो है ना वो क्लियर नहीं हुई, दोबारा से बता दीजिए। अच्छा, वन बाय वन अगर हम बात करें, देखो आपके सामने सिलेबस है, और सिलेबस के अंदर आपके पास सबसे पहले आ रहा है फोरकास्टिंग एंड बजटिंग टेक्निक्स। 15% इसकी वर्थ है, फोरकास्टिंग एंड बजटिंग। बेटा इसमें से जब भी एग्जामिनर पूछता है बजटिंग का या फोरकास्टिंग का, अगर एक ही टॉपिक है ये समझ लो, इससे एग्जामिनर जब भी आपसे क्वेश्चन कुछ पूछता है तो वो पूछता है एमसीक्यू से रिलेटेड। ज्यादातर इसमें एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। एक पूरा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बहुत मुश्किल है कि इसमें से बन जाए, बजटिंग में से या फोरकास्टिंग में से, और इसकी 15% इसकी वर्थ है आपके सिलेबस के अंदर। तो जब भी पूछा जाएगा तो वो एमसीक्यूज में ज्यादा पूछा जाएगा, मैक्सिमम अगर इसमें से एमसीक्यूज आ गई तो वो 4 मार्क्स की आ सकती है। 4 मार्क्स की वो आपसे एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, या 6 मार्क्स की भी पूछ सकता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता। ये जो आपका पहला टॉपिक जो इन्होंने डिजाइन किया, तो फोरकास्टिंग एंड बजटिंग। फिर उस पर आ जाओ, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट, अच्छा मैं साथ साथ ये भी बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि मुझे नजर आ रहा है आपके पास जो पार्ट ई है, पार्ट ई के अंदर जो आपके पास एक इसकी जो वर्थ है 20% वर्थ है, और इसके अंदर ये जो टॉपिक है ना, एबीसी कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये। 10 मार्क्स का भी इसमें से आ जाता है। 10 मार्क्स के किस तरह से आता है कि 5 मार्क्स का वो आपसे डिस्क्रिप्टिव पूछ लेता है, और 4 to 5 मार्क्स की वो आपसे इसमें से एमसीक्यूज पूछ लेता है। दो दो क्वेश्चंस भी मैंने लोगों के देखे कि आए हैं एबीसी कॉस्टिंग में से। अब एबीसी कॉस्टिंग में क्या होता है, ये तो आप लोग जब पढ़ोगे तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। 12 इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं टोटल ओवरऑल दो तरह से क्वेश्चंस, और वो दो तरह के क्वेश्चंस आप लोग करके चले जाओ तो उसमें से एक नया क्वेश्चन आ रहा होता है। एबीसी कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे एएमए का, इसको छोड़ के मत जाना, इसको लाजमी करना। इससे रिलेटेड मेरे यूट्यूब पे भी लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, आप चाहो तो वहां से भी देख सकती हो। एबीसी कॉस्टिंग मैंने वहां पर कवर कर। एबीसी कॉस्टिंग के बाद फिर एग्जामिनर आता है तो वो पूछता है, वो किससे पूछता है, ये जो आपका पार्ट है ना, ब्रेक इवन एनालिसिस और लिमिटिंग फैक्टर। ब्रेक इवन एनालिसिस ऐसा चैप्टर है जो कि आपकी हर टॉपिक के अंदर तकरीबन तकरीबन इसकी पार्टिसिपेशन है। सीवीपी इसको आप कहते हो, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी कहते हो, या ब्रेक इवन एनालिसिस भी कहते हो। मार्जिनल कॉस्टिंग का बेसिकली एक पार्ट है।
आगे चलेंगे तो आप लोगों को, जब आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। बस मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ हर टॉपिक। तो ये जो ब्रेक इवन एनालिसिस है, ये आप लोग अपने पास लिख लेना कि ये हर टॉपिक के अंदर टेस्ट हो सकता है। एग्जामिनर चाहे तो उसको बजटिंग के अंदर भी लेकर आ सकता है, एग्जामिनर चाहे तो वो वेरिएंस एनालिसिस के अंदर आपके सेक्शन बी के अंदर भी लेकर आ सकता है उसको। एग्जामिनर चाहे तो वो उसको लिमिटिंग फैक्टर के अंदर भी लेकर आ सकता है, एग्जामिनर चाहे थ्रूपुट के अंदर भी लेके जा सकता है। तो मतलब कि इसका जो रोल है वो इस तरह का है कि वो हर टॉपिक के अंदर ये टेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कंप्लीट क्वेश्चन इसमें से कुछ नहीं आता। इसमें से अगर आता है तो वो एमसीक्यू आती है। लेकिन इंपॉर्टेंस इस वजह से है कि किसी ना किसी टॉपिक का पार्ट बन सकता है, किसी ना किसी टॉपिक के अंदर एग्जामिनर उसको टेस्ट कर सकता है सीवीपी को। तो इसको आप लोगों ने लाजमी करना है। फिर उसके बाद आ जाता है लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर से भी एक अच्छा सवाल एग्जामिनर पूछ लेता है कभी कभी। जैसे कि एबीसी कॉस्टिंग से भी मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्टिव पूछ लेता है। सेम इसी तरह से जो आपका लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस, इससे भी एग्जामिनर जो है वो आपसे पूरा एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है ना वो पूछ लेता है। मैं आपको टॉपिक वाइज बता रहा हूँ कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको वो एमसीक्यूज में टेस्ट करेगा, और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको वो डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपके पास एक पूरा क्वेश्चन अच्छा बनाकर 5 से 6 नंबर का वो पूछ सकता है। तो लिमिट, और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि थ्योरेटिकल पार्ट है, जिसमें से एग्जामिनर थ्योरी जो है वो टेस्ट कर रहा होता है आपकी। जैसे बजटिंग है, बजटिंग से आपकी थ्योरी भी आ सकती है। क्वेश्चंस तो एमसीक्यूज आएगा आएगा, लेकिन इससे थ्योरी भी आ सकती है। अच्छा, ये टॉपिक्स होगा, लिमिटिंग फैक्टर हो गया। नेक्स्ट है आपके पास थ्रूपुट एंड बैक फ्लश अकाउंटिंग। थ्रूपुट अकाउंटिंग या बैक फ्लश आपको कहें। ये जो आपका टॉपिक है, इसमें से भी एग्जामिनर डिस्क्रिप्टिव पूछ लेता है। इसमें से भी एग्जामिनर डिस्क्रिप्टिव पूछ लेता है, एमसीक्यू नहीं पूछता, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो पूरे पूरे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लिमिटिंग फैक्टर, एबीसी कॉस्टिंग यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और थ्रूपुट अकाउंटिंग। फिर उसके बाद ये जो आपका सेक्शन सी है, सेक्शन बी है, जिसमें आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, वेरिएंस है। इसमें आपके पास जो आप लोग, कुछ बच्चे एफसीए में भी करके आ रहे होंगे, एफसीए में के अंदर जो आप लोगों ने वेरिएंसेस पढ़े हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन 90% वेरिएंसेस वही है। 90% वेरिएंसेस जो आप लोग एफसीए में यानी कि फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आप लोग जो पढ़कर आ रहे हो, एक चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा वेरिएंस एनालिसिस का, तो उसके 90% वेरिएंसेस यहाँ पर है। 10% इसने कुछ और इंक्लूड किए जो कि आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, तो वेरिएंसेस में से भी अच्छा, जो क्वेश्चन जो पहले आता था वेरिएंस का, अब जो आएगा क्वेश्चन वो उस तरह का नहीं होता, वो चेंज होता है थोड़ा सा, क्योंकि अब आप एडवांस लेवल पे आ गए हो, एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो आप लोग। तो वो सिंपल सिंपल आपको क्वेश्चंस नहीं देते, सिंपल सिंपल वैल्यूज नहीं देते कि जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा फेवरेबल और अनफेवरेबल वाला। तो इसमें एग्जामिनर थोड़ा सा डीप में चला जाता है। कुछ लेबर के वेरिएंसेस ज्यादा हो चुके हैं, कुछ मटेरियल के वेरिएंसेस जो है वो और ज्यादा डीप में आप जाकर के पढ़ोगे इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस, इस पर भी मेरे लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो वहां से भी पढ़ सकते हो। लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे एग्जामिनर जो टेस्ट करेगा वो किससे करेगा, एमसीक्यू से करेगा। इसमें से पूरा क्वेश्चन एग्जामिनर मुश्किल से पूछ पाता है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है मैनेजमेंट एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बड़े टॉपिक्स नहीं है। कुछ टॉपिक्स थे जो बड़े थे, एबीसी कॉस्टिंग भी 3 से 4 क्लासेस का इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। लेकिन थ्रूपुट हो गया, लिमिटिंग फैक्टर हो गया, ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया, ये कुछ बड़े टॉपिक्स हैं। स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस हो गया, ये कुछ बड़े टॉपिक्स हैं। ये आपका टाइम जो है ना वो कंज्यूम करेंगे ज्यादा। लेकिन ये जो आपके पास एफ है, सेक्शन एफ है, जो आपका पार्ट एफ है, 15% इसकी वर्थ है। इसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स है। इसमें आपके पास वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, कैश फ्लो फोरकास्टिंग है, कैश मैनेजमेंट है, रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स है, एक एक दिन के 2 2 दिन के टॉपिक्स हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। ये सारे आपके टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो छोटे छोटे टॉपिक्स।
और इससे भी जो एग्जामिनर ज्यादातर जो टेस्ट कर रहा होता है वो क्या टेस्ट कर रहा होता है, एमसीक्यूज टेस्ट कर रहा होता है। इससे भी ज्यादातर जो एग्जामिनर टेस्ट कर रहा होता है वो एमसीक्यूज टेस्ट कर रहा होता है। ज्यादा हो गया तो वर्किंग कैपिटल से अगर वो पूछ ले तो कोई क्वेश्चन पूछ ले, अदरवाइज ज्यादातर इसमें से क्या आ रहे होते हैं, एमसीक्यूज आ रहे हैं। किससे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, डिस्क्रिप्टिव आ रहे होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। सीवीपी, लिमिटिंग फैक्टर, थ्रूपुट, एबीसी कॉस्टिंग, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से एग्जामिनर डिस्क्रिप्टिव आपसे पूछेगा, 5-5 नंबर के, 6-6 नंबर के क्वेश्चंस पूरे पूरे आएंगे आपके। बाकी जो टॉपिक्स हैं जिसमें आपके पास बजटिंग, फोरकास्टिंग, थ्योरी भी है इसमें, और साथ साथ जो है वो आपसे एमसीक्यूज भी पूछे जा रहे होते हैं। पार्ट एफ हो गया आपका, पूरा का पूरा एमसीक्यूज है, इसमें से इन्वेंट्री मैनेजमेंट पूरा आपका एफसीएमए वाला है। जो आपका लास्ट टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, ये पूरा का पूरा ओवरऑल सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा आपका एफसीएमए का टॉपिक है। कुछ नई चीजें इसके अंदर इंक्लूड नहीं की है, सारा का सारा रिलेट कर रहा है एफसीएमए में। जो आपने पढ़ा वही चीजें यहाँ पर आपसे टेस्ट की जा रही होगी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बाकी चीजें नहीं है। वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो फोरकास्टिंग, कैश मैनेजमेंट, रिसीवेबल्स एंड पेबल्स, इसमें से एमसीक्यूज आ गई। इसके अलावा प्रोजेक्ट अप्रेजल है, सेक्शन सी। प्रोजेक्ट अप्रेजल में से भी एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ सकता है, मतलब कि डिस्क्रिप्टिव पूछ लेता है। प्रोजेक्ट अप्रेजल ये जो टॉपिक है ये पूरा एक टॉपिक है, इसको इन्होंने खुद से डिवाइड किया हुआ है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ले ली है इसमें, डीसीएफ टेक्निक ले ली है, टेकिंग अकाउंट्स, टैक्सेशन हो गया, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ गया है, एडिशनल, ये सारी चीजें जो है ना, ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है प्रोजेक्ट अप्रेजल। इसमें सारे टॉपिक्स कवर होंगे। इसमें से एग्जामिनर डिस्क्रिप्टिव भी पूछता है और एमसीक्यूज भी पूछता है। इसकी जो वर्क है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इन टॉपिक्स को भी आपने करना है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, 5 से 6 क्लासेस के अंदर ये हमारा टॉपिक जो है ना वो कवर हो जाता है, प्रोजेक्ट अप्रेजल। तो ये आपके सामने क्या था, पूरा आपका सिलेबस था। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि एग्जामिनर पूछेगा तो वो थ्योरी के अंदर पूछेगा, जैसे कि इन्वायरमेंटल कॉस्टिंग 14, ये थ्योरी, थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा का पूरा। एग्जामिनर पूछेगा तो इसमें से थ्योरी पूछेगा। और इसके अलावा थ्योरी के अंदर जो हमारे पास पार्ट आ रहा होता है, हाँ यही आ रहा होता है ज्यादातर, वो इन्वायरमेंटल कॉस्टिंग में से थ्योरी को टेस्ट कर लेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या था, सिलेबस था। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई परेशानी हो तो मुझसे पूछो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। जहां तक कोई परेशानी, कोई मसला, किसी का कोई क्वेश्चन हो सिलेबस से रिलेटेड, जैसे ये टॉपिक है इसमें से कितना पूछा जाता है, अगर सिलेबस से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। अब हम अपनी प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं कि सर हमने प्रिपेयर किस तरह से करना है। क्लियर है सर? ठीक है सर। अब आ जाओ प्रिपरेशन किस तरह से होगी। ठीक। सिलेबस आप लोग वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, तो इतना बड़ा इशू नहीं है। आपको वेबसाइट से भी मिल जाएगा सिलेबस, आईसीएमई की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा, आपके पोर्टल पे भी होगा। अच्छा जी, अब बात आ जाती है प्रिपरेशन की।
कि वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम एएमए कर रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, इससे पहले उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, इससे पहले उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, और वो चाह रहे हैं कि हम ये आने वाली जो अक्टूबर की अटेम्प्ट है इसको दे दें। पहला सवाल तो सबसे पहला ये कि सर क्या हम वो पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या हम वो पेपर दे सकते हैं और उसमें क्लियर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। जो बच्चे जो बच्चे फर्स्ट टाइम एएमए उठा रहे हैं, फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हैं, इससे पहले इन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, एक लेक्चर भी नहीं लिया, डीएलपी से भी कोई लेक्चर नहीं लिया इन्होंने, पोर्टल से या यूट्यूब से भी कोई लेक्चर नहीं लिया, और वो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं कि हम जाकर के अक्टूबर की अटेम्प्ट दे दें, तो सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम पेपर दे दें और हमारा क्लियर हो जाए। तो मैं आप लोगों को ये साफ सी जो बात बता दूं, बेटा जो आपका ये जो मैनेजेरियल लेवल है ना, इस मैनेजेरियल लेवल के अंदर सबसे मुश्किल अगर सब्जेक्ट है तो वो एएमए। सीजीपीएल आसान है, एफएससीआर आसान, आसान मतलब कि आईसीएमए का तो कोई पेपर आसान नहीं है, सारे पेपर जो है वो मुश्किल है। लेकिन एएमए एक ऐसा सब्जेक्ट है, एएमए एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे मैनेजेरियल लेवल में सबसे मुश्किल पेपर, ठीक है। एफएससीआर कंपैरेटिवली आसान है, सीजीपीएल थ्योरेटिकल बेस है, आसान पेपर है, मेहनत होती है, उसमें भी मेहनत होती है, लेकिन ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप 2 महीने में पढ़कर आराम से इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो एएमए है, एडवांस एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अगर ये कोई बच्चा सोच रहा है कि मैं विद इन अगस्त मिड चल रहा है, अगस्त 13 है आज, ठीक है, और फिर उसके बाद सितंबर आ जाएगा, अक्टूबर की आपकी अटेम्प्ट है, ऑलमोस्ट आपके पास 1.5 मंथ है। तो 1.5 मंथ में सर क्या हम पढ़कर एएमए को निकाल सकते हैं, तो बेटा बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा होगा, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होगा, तो वो पेपर अटेम्प्ट करके पेपर को निकाल सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये उस बच्चे के लिए कह रहा हूँ जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और वो फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहा है, कह रहे हैं कि मैं अभी पढ़ूंगा और अक्टूबर में निकाल दूंगा, तो बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है। अपने पैसे जाया मत करना, उसको रोक लेना, उसको जमा कर लेना और उसको दिसंबर के अटेम्प्ट में लगा देना, तो वो ज्यादा बेहतर। अभी पढ़कर 1.5 महीने के अंदर अगर आप निकाल लोगे पेपर तो ये बेटा पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, किसी का बैकग्राउंड सीए का है, जैसे मेरा बैकग्राउंड सीए का था, या किसी का बैकग्राउंड जो है वो एसीसीए का है और उसने वहां पर ये टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, सीए के अंदर उसने कुछ टॉपिक्स पढ़ रखे हैं और उसने फिर आईसीए में ज्वाइन किया है, तो उसके लिए तो पेपर इजी है, वो निकाल सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा एमबीए या बीबीए करके आ रहा है, या कोई बच्चा जो है वो बीकॉम करके आया था और उसने ML1 निकाला, उसके बाद ML2 के अंदर आ गया, या कोई बच्चा ऑपरेशनल लेवल से आ रहा है, वो फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को पढ़ रहा है, इस सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, एएमए को, तो बेटा उसके लिए ये एक बहुत टफ टाइम होगा, मुश्किल होगा। मैं आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप लोगों को रियलिटी बता रहा हूं। जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को निकालना, क्योंकि ज्यादातर ये जितने भी स्टूडेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं बैठे हुए, इनमें से ऑलमोस्ट ऐसे बच्चे होंगे जो कि जॉब, मैनेजरियल लेवल 2 के अंदर शायद ही कोई बच्चे होते हो जो जॉब ना करते हो, ज्यादातर मोस्टली तकरीबन 80% या 90% बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि जॉब करते हैं, और कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जिनके शादी भी हो चुकी होती है माशाल्लाह से और उनके आगे बच्चे भी होते हैं। तो एक टफ रूटीन होती है, काफी टफ रूटीन होती है, जॉब भी करनी है आपको, साथ में पढ़ना भी है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि बेटा आपने क्या करना है कि अभी पढ़ना है, 3 महीने एटलीस्ट 3 मंथ्स आप इसमें दो, मेहनत करो। और मेरे लेक्चर्स हैं ऑलमोस्ट तकरीबन इन सब टॉपिक्स के ऊपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, लास्ट अटेम्प्ट मैंने पढ़ाई थी अभी, तो कंप्लीट लेक्चर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, वो उसका कोई मसला नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, सिलेबस तो आपको मिल जाएगा, पहले दिन ही मिल जाएगा, कंप्लीट लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, सब चीजें मिल जाएंगी, हैंडआउट्स में मिल जाएंगे, पास पेपर्स भी मिल जाएंगे, सब चीजें मिल जाएंगी। लेकिन और पोर्टल पे जाओगे, पोर्टल पे भी डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा माशाल्लाह से पढ़ाया होगा, तो उनके भी लेक्चर्स आपको कंप्लीट मिल जाएंगे, लेकिन आपको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो मेरी ये सलाह है कि दिसंबर की अटेम्प्ट, ठीक है। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं, जिन लोगों को दिसंबर की नहीं अक्टूबर की अटेम्प्ट देनी है, तो उनके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने कहाँ से पढ़ना, ठीक है। आप लोगों ने
कहाँ से तैयारी करनी है, कहाँ से तैयारी करनी है? वो स्टूडेंट्स जो डीएलपी पे लेक्चर्स ले रहे हैं, वो स्टूडेंट्स जो डीएलपी पे लेक्चर्स ले रहे हैं, जिन्होंने पोर्टल पे अपने लेक्चर्स लिए, एक काम छोटा सा ये कर लेना, जो काशिफ जिया साहब के हैंडआउट्स है, काशिफ जिया साहब के जो हैंडआउट्स हैं उनको लाजमी सॉल्व कर लेना। बाकी किसी और टीचर के सॉल्व करो या ना करो, कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन जो काशिफ जिया साहब के हैंडआउट्स हैं, जो काशिफ जिया साहब के टॉपिकल वाइज उन्होंने हैंडआउट्स बनाए हुए हैं, और वो मेरे ख्याल में कराची के अंदर जो है वो कराची के अंदर अगर कोई एयर में पढ़ा रहा है तो वो काशिफ जिया साहब पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो फिजिकल पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे। तो फिजिकल अगर कोई उनकी क्लासेस ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, आउटस्टैंडिंग टीचर है। और अगर उनकी कोई क्लासेस नहीं ले रहा तो उनके हैंडआउट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ड्राइव्स पर, यानी कि अरीब की एक ड्राइव है, उसके अंदर भी वो आपको उनके हैंडआउट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो हैंडआउट्स डाउनलोड करके उनको सॉल्व करो, ठीक है। और अगर अच्छा, दूसरा मसला, एक मसला ये आ जाता है कि उनके हैंडआउट्स तो हैं लेकिन उनके सॉल्यूशंस नहीं है स्टूडेंट्स के पास। जो बच्चा उनसे पढ़ रहा है उसी के पास सॉल्यूशंस हैं, उन बच्चों के पास सॉल्यूशंस नहीं है। तो उसके लिए एक आसान तरीका ये है कि वो अरीब की फाइल में जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था, ऑलमोस्ट तकरीबन ज्यादातर मैंने भी काशिफ साहब के हैंडआउट्स को अडॉप्ट किया था। तो उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आप लोगों को, वो जो अरीब की एक ड्राइव है, शायद आप तकरीबन सब बच्चों को पता होगा, तो वो अवेलेबल हो जाएंगे उस ड्राइव। मेरी बात हो रही थी तो मैंने उनको कहा था कि मैं आपको शेयर कर दूंगा, मैं अपनी जो मेरी क्लास में सारा का सारा जो लास्ट टाइम पढ़ा है वो सारा का सारा जो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। वो आप अपनी ड्राइव पर जो है वो आप अपलोड कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो। स्टूडेंट्स मेरे तक नहीं पहुंच पाते हैं और मुझसे नहीं पढ़ पाते हैं, तो एटलीस्ट उनको सॉल्यूशंस मेरे मिल जाएं। जो काशिफ जैसे आपके क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना चाह रहे हैं और उनको सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे, तो वहां से उनको मिल जाएंगे, या अगर मुझे कोई पर्सनली भी टेक्स्ट कर देगा तो मैं उसको वो सॉल्यूशंस जो है ना वो प्रोवाइड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसके कोई पैसे नहीं, तो मैं वहां पे ड्राइव पर भी क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उनको दे रहा हूँ, कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा आपसे, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी ये है कि आपने क्या करना है, काशिफ जिया साहब के हैंडआउट्स को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद अगर टाइम मिले तो सीमा को कर लेना, सीमा की जो प्रैक्टिस बुक है उसको कर लो, ठीक है। ये दो भी कर लेते हो, ये दो भी कर लेते हो। और साथ में इस दफा से ये हो रहा है कि लास्ट टाइम तक तो ऐसा नहीं था, लास्ट टाइम तक मैं अपने हैंडआउट्स बना रहा था, प्रिपेयर कर रहा था, अपने लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहा था। तो अब इस दफा से मैंने क्या किया है कि कुछ जो पास पेपर्स की फाइल्स आप लोगों को मिल रही होती है ना, उनको मैंने कोशिश की है कि चैप्टर वाइज में क्या करूं, पढ़ाते वक्त अलग अलग मैंने सेपरेट किया है। जैसे कि बजटिंग है, तो अगर उसके से कोई क्वेश्चंस आए हुए हैं पास पेपर्स में, तो उनको मैंने क्या कर लिया है कि सेपरेट कर दिया है। एक पूरी फाइल नहीं, एक में पिक्चर्स खींची हुई है, किसी पोर्टल की पिक्चर, किसी ने लैपटॉप के पिक्चर्स और जो है वो खींच के जो है वो वर्ड की फाइल में या पीडीएफ के अंदर अपलोड किया हुआ है, ऐसा नहीं है। मैंने सारे क्वेश्चंस को टाइप करवाया बाकायदा तौर पे, जो भी पास पेपर्स के या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको मैंने टाइप करवाया। टाइप करवाने के बाद मैंने क्या किया, उनको हर चैप्टर वाइज क्या कर दिया, सेपरेट कर। ऐसे ही मैंने एफएससीआर के अंदर भी किया, यहाँ पर भी एएमए के अंदर भी उनको मैंने क्या किया है, सेपरेट किया है। सेपरेट करने के बाद अब मैंने ये सोचा है कि जब मैं वो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, तो मैं वो पास पेपर्स भी उनके साथ क्या कर लूंगा, डिस्कस कर लूंगा, एमसीक्यूज भी, क्योंकि आपका 60% जो आपका पेपर आता है, 60% आपका जो पेपर आता है वो सारा एमसीक्यूज बेस्ड। बाकी जो पोर्शन होता है उसमें से कुछ थ्योरी होती है, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन 60% आपका क्या होता है, एमसीक्यूज होता है। और वो नॉर्मली उन फाइल से रिपीट होकर आ रहे होते हैं, वो पास पेपर्स जो आप लोगों को नजर आ रहे होंगे उसमें से रिपीट होकर आ रहे होते हैं। तो अब मैंने क्या किया कि यार उनको मैंने सेपरेट किया है चैप्टर वाइज करके। जैसे जैसे मैं जो चैप्टर स्टार्ट करता जाऊंगा, वो फाइल जो है वो उनके साथ में शेयर करता जाऊंगा। मैंने अपने हैंडआउट के अंदर उनको भी क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। और फिर उसमें एक मसला ये आ रहा था, वो जो फाइल्स थी
क्वेश्चंस तो मिल गए हमें, लेकिन उनके ना सही आंसर्स हमें नहीं मिल रहे थे। मोस्टली क्या था कि उन फाइल्स के अंदर जो उनके सॉल्यूशंस थे वो गलत थे, वो गलत सॉल्व हुए हुए थे। अक्सर अगर आप लोग भी देखते होगे, आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो यार, अब आप लोग जो है वो मैनेजरियल लेवल के अंदर हो माशाल्लाह से, ML2 के अंदर आप लोग आ चुके हो। आप लोगों को पता है ये तकरीबन जितने भी बच्चे क्लास के अंदर बैठे हैं सारे मुझसे एग्री कर रहे हो कि उस फाइल के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उस फाइल के अंदर जो सॉल्यूशंस दिए हमें वो गलत दिए, या वो सॉल्यूशन दिया हुआ है समझ नहीं आ रहा कि कैसे सॉल्व हुआ है। अब मैंने क्या किया है कि जो मेरी क्लासेस होंगी उन क्लासेस के अंदर उन फाइल्स को मैं सॉल्व करवाऊंगा। जब मैं खुद से सॉल्व करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स को समझ भी आ रहा होगा, प्रैक्टिस भी हो रही होगी, ठीक है। तो साथ में आप लोगों ने क्या करना है, या तो काशिफ जिया साहब के हैंडआउट्स कर लो, या साथ में सीमा को पैरेलल रखो। काशिफ जिया साहब के हैंडआउट्स अगर नहीं मिल रहे तो जो मेरे हैंडआउट्स हैं वो कर लो। मेरे हैंडआउट्स कर लो या काशिफ जिया साहब के हैंडआउट्स कर लो, एक ही बात है। मेजोरिटी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने वहां से लिए काशिफ जिया साहब से, लेकिन मैंने अपने हैंडआउट के अंदर एक ये कर दिया है कि जो एमसीक्यूज है जो पास पेपर्स में आती हैं उनको मैंने शामिल कर लिया अपने हैंडआउट के अंदर, ठीक है। और बाकी सीमा की प्रैक्टिस कर दो, तो इतना भी आप लोगों के लिए क्या होता है, इनफ होता है। लेकिन ये सारी चीजें जो है ना वो 1.5 महीने के अंदर होने वाली नहीं है, ठीक है। अक्टूबर की अटेम्प्ट तक होने वाली नहीं है। काफी सारी चीजें इसके अंदर, काफी सारी चीजें जो कि टाइम टेकिंग है, टाइम लगेगा, आपको रातें जागनी पड़ेगी, और फिर जाकर के आपका एएमए का टॉपिक जो है ना वो सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट होगा। तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि आप लोग उसको दिसंबर में दो, ठीक है। अगर कोई बच्चा देना चाह रहा है अक्टूबर में तो वो दे दे, लेकिन उसको मैंने पाथ एक बता दिया, रास्ता मैंने उसको दिखा दिया कि आपने किस तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाओ। एक और चीज भी आपको बता दूं, हमारी अपनी पर्सनल क्लासेस भी होती हैं, ठीक है। लाइव क्लासेस होती है जो कि जैसे कि अभी यहाँ पर हो रही है लाइव क्लासेस, वैसे हमारी लाइव क्लासेस भी होती है। चाहो तो वो लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। चाहो तो अगर आप डीएलपी में जो टीचर्स हैं उनसे भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उन्होंने भी पढ़ाया हुआ है, अच्छा पढ़ाया हुआ है माशाल्लाह से। और अगर चाहो तो अगर किसी बच्चे को उस लेक्चर्स के अंदर कुछ नहीं समझ में आता, या कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो चाह रहा है कि नहीं यार एक ग्रुप होना चाहिए पूरा का पूरा, जहां पर मैं पढ़ रहा हूँ जो टीचर पढ़ा रहा हूँ वो डिस्कस हो रहा हो, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं एक ग्रुप हो और ग्रुप वाइज पढ़ा जा रहा हो, अकेला पढ़ने में दिल नहीं कर रहा होता किसी बच्चे का डीएलपी के अंदर, तो एक ग्रुप बन जाता है। तो उसके अंदर जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जो टीचर क्लास में जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ वो उस ग्रुप के अंदर डिस्कस भी हो रहा होता है, तो इससे तैयारी जो है वो अच्छी हो जाती है घर बैठ के। आप लोगों को पता है कि भाई हमारी लाइव क्लास होनी है, इस टाइम हमने बैठ करके सर की क्लास लेनी है। डीएलपी में तो क्या होता है कि लेक्चर्स हमने खुद से लेने होते हैं, हम उनको पेंडिंग करते जा रहे होते हैं कि यार कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, आज टाइम नहीं मिल रहा, आज जॉब से बहुत थके हुए आए हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको इग्नोर कर रहे होते हैं, एक दो चैप्टर्स लेने के बाद वो एफर्ट्स नहीं पुट कर रहे होते जो कि वो रेगुलर क्लास में कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हमारी लाइव क्लासेस होती है, आप लोग चाहो तो वो लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो ये चीज मैंने आपको बता दी बेटा, अगर खुद से पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ लो, ठीक है। चाहो तो आप हमारी लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लासेस में स्टूडेंट से आप लोग फीडबैक भी ले सकते हो कि सर कैसा पढ़ाते हैं। तो कुछ बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं मुझसे, बल्कि कुछ नहीं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा खासा बच्चा पढ़ता है। और पूरे पाकिस्तान से बच्चा पढ़ रहा होता है, सिर्फ कराची से नहीं पढ़ रहा होता। मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, लेकिन पूरा पाकिस्तान से जो है वो बच्चा जो है वो पढ़ रहा होता है। तो आप किसी भी ग्रुप के अंदर कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों का बना होगा, तो उसमें जाकर के रिव्यू ले सकते हो कि सर हुजैफा की क्लासेस किस तरह की होती है। टाइम टू टाइम हमारी क्लासेस क्या होती है, अपडेट होती रहती हैं। जैसे कि अब इस दफा अपडेशन क्या आई है भाई, कि इसमें हमने एमसीक्यूज ऐड किए, टेस्ट सिस्टम होता है प्रॉपर। जो लास्ट सेशन से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो टेस्ट सिस्टम होता है प्रॉपर, वो जो टेस्ट सिस्टम होता है उसके जो आप लोग टेस्ट दे रहे होते हो, टेस्ट देने के बाद वो भी जो है वो ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसके सॉल्यूशंस आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं।
इससे आप लोगों की और अच्छी तैयारी हो जाती है, आप लोगों को पता लग जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि हम पेपर में बहुत अच्छा कर कर आए थे, लेकिन हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो जब आप लोग टेस्ट दे रहे होते हो और जब आप लोगों के सामने उनका सॉल्यूशंस आ जाता है, जब मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ, तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी तैयारी कैसी है, या जो आपने सॉल्यूशन उस टेस्ट में दिया था वो सही दिया था कि गलत दिया। तो टेस्ट सिस्टम भी होता है, आप उसको फॉलो करो। जैसे ही चैप्टर हमारा एंड होता है, हम उसका टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर लेते हैं। साथ में अब इस दफा तो क्या है कि हम पास पेपर्स को भी इंशाल्लाह ताला सॉल्व करेंगे। अपनी लाइव क्लासेस के अंदर पास पेपर्स को भी इंशाल्लाह ताला सॉल्व करेंगे। एक बात बता दूं, यूट्यूब पे जो मेरे लेक्चर्स हैं वो थोड़े पुराने सेशंस के हैं। उसके बाद भी एक सेशन हुआ है और उसके बाद भी एक सेशन, ये आप लोगों का फोर्थ सेशन है। ठीक है, तो हर दफा हर लेक्चर के अंदर कुछ ना कुछ नया जो है वो अपडेट हो रहा हो। तो वो लेक्चर सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने टॉपिक पढ़ाया वो तो मैंने कवर किया होगा, लेकिन हैंडआउट्स के अंदर और चीजों के अंदर कुछ ना कुछ नई चीजें हर दफा आ रही होती है। ऐसा नहीं है कि एक दफा मैंने अपना कंप्लीट हैंडआउट बना लिया है तो बस अब खत्म हो गया, उसके ऊपर अब मेरी कोई रिसर्च नहीं होगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट रहती है मेरे हैंडआउट्स, तो चेंजिंग आती रहती है। हर 2 महीने बाद मेरे हैंडआउट जो है वो रिवाइज होते हैं। तो पास पेपर्स भी हम अपनी लाइव क्लासेस में इंशाल्लाह ताला करेंगे, ठीक है। और अगर कोई बच्चा किसी की क्लास मिस हो जाती है, वो क्लास नहीं ले पाता है, तो वही क्लास हमारी रिकॉर्डेड होती है। जैसे अभी आप लोगों के सामने रिकॉर्ड क्लास हो रही है, तो यही क्लास जो है वो फिर आप लोगों को एक ड्राइव में ऐड कर दिया जाता है, जहां पर वो आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाती है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप लोगों को मिल जाती है। और फिर एंड में हमने इस दफा सोचा है इंशाल्लाह इंशाल्लाह एंड में हम जैसे ही एएमए का पेपर आप लोग देने जाओगे, उससे पहले एक कंप्लीट पेपर आप लोगों का टेस्ट करें। कंप्लीट पेपर आप लोगों का टेस्ट करें, कंप्लीट पेपर। तो इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक आप लोगों का जो है वो वीक है और किस टॉपिक के ऊपर आपको ज्यादा मेहनत करनी है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही होती है, साथ में पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं। जो भी क्लास में होता है उसका पीडीएफ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाता है, उसके आप लोग खुद से प्रिंट आउट निकालते हो और से अपनी तैयारी करते हो। तो ये होता है लाइव क्लासेस का जो है वो हमारी क्लासेस। अगर आप लोग एएमए में ज्वाइन करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है, ठीक है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर किसी को पढ़ना है तो वो कैसे पढ़ना है वो भी बात मैंने आप लोगों को बता दिया कि काशिफ जिया साहब के हैंडआउट्स सॉल्व कर लो, या फिर मेरे हैंडआउट्स अगर पोर्टल पे मैं फरीद को कहूंगा कि वो मेरे भी अपडेट कर दे तो वो इंशाल्लाह ताला अपडेट कर देंगे। तो वो जब अपडेट करेंगे तो वो हैंडआउट्स उनके सॉल्यूशंस भी मैं अपलोड करवा दूंगा, तो वो भी सॉल्यूशंस भी सॉल्व कर लेना, साथ में सीमा को कर लेना, तो वो ये आप लोगों के लिए इनफ है। लेकिन ये 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट नहीं हो सकेगा, ये बात याद रखिएगा। टाइम लगेगा, एटलीस्ट आप लोगों को 3 मंथ तो चाहिए ही चाहिए है एएमए को कंप्लीट पढ़ने के लिए। 3 मंथ चाहिए है जिसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, जिसमें आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी भी हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अच्छा, ये जो अगर लाइव क्लासेस बेटा हमारी कोई ज्वाइन करता है तो इसकी जो है वो 2000 रुपीज फीस है, तकरीबन तकरीबन फीस सबीलिल्लाह फीस है, ठीक है। कोई इतने कोई खास ज्यादा जो है वो चार्जेस नहीं है। जहाँ यही पेपर्स के आईसीएम में जो आपकी प्रिपरेशन करवाने के लेता है वो आई थिंक आप लोगों से 26,000 लेता है। अगर तबानी में जाते हो प्रिपरेशन करने के लिए तो तबानी के भी तकरीबन सेम चार्जेस है, 26,000 और 27,000, ठीक है। तो यही अगर आप हाउस ऑफ कॉमर्स ज्वाइन करते हो तो इसके 2000 फीस है, 2000 रुपये हमने फीस रखी है, जिसमें हमारी पीछे वर्किंग होती है, मेहनत होती है, लाइव क्लासेस होती है, साथ में कुछ लोग होते हैं मटेरियल टाइप कर रहे होते हैं। तो एक काफी पीछे बैक पे हेल्प हो रही होती है लोगों की। तो कहीं ना कहीं फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो इसकी जो फीस है वो कितनी है, 2000 है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कोई बच्चा लास्ट का पेपर देना चाहता है, ये जो मैंने आपको कहा कि कंप्लीट पेपर टेस्ट होगा, इसके अलग से चार्जेस, ये 2000 के अंदर इंक्लूड नहीं हो, इसके अलग से चार्जेस। टेस्ट सिस्टम इसी के अंदर इंक्लूड है, पास पेपर्स का सॉल्यूशन उसके लेक्चर्स इसी के अंदर इंक्लूड है, रिकॉर्डेड क्लासेस इसी के अंदर इंक्लूड है, लाइव क्लासेस इसी के अंदर इंक्लूड है, पीडीएफ जितने भी है इसी के अंदर इंक्लूड है। लेकिन
अगर कोई बच्चा कह रहा है, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर नहीं, आप मेरा कंप्लीट पेपर का, जैसे ही मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप मेरा पूरा कंप्लीट जो है वो टेस्ट ले, तो इसके जो चार्जेस होंगे वो अलग चार्जेस, ठीक है। ये समझ लो कि एक अलग से आपकी एग्जामिनेशन फीस होगी, लेकिन वो भी बहुत कोई ज्यादा जो है वो फीस नहीं होगी, वो भी एक नॉमिनल सी मिनिमम सी फीस होगी। उतनी फीस होगी जितने का एक सिंगर आप लोग बाहर से खा लें, उतनी फीस होगी, ज्यादा फीस नहीं होगी। मुझे भी पता है ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जॉब करके अपने पैसे जो है वो जमा करके जो है ये फीसिस जो है वो पे कर रहे होते हैं, तो उसके हिसाब से हमने फीसिस रखी होती है कि हर कोई बच्चा जो है वो पढ़ सके। तो ये तो हो गई आप लोगों की प्रिपरेशन के, किस तरह से आपने प्रिपरेशन करनी। स्टेप नंबर 1 हमने क्या पढ़ा था कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो हमने कवर करने हैं। स्टेप नंबर 2 में कि कैसे कवर करने हैं, कहाँ से कवर करने हैं, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया। काशी जैस आपकी लाइव वो कैंपस में जाकर के क्लासेस ले लो। कोई बैच अगर स्टार्ट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई बच्चा वहां नहीं जा सकता, हमारी लाइव क्लासेस, हमारा बैच स्टार्ट हो गया तो वहां से भी ले सकता है क्लासेस, ठीक है। और फिर अब आ जाते हैं थर्ड पे कि सर पेपर हमने सॉल्व किस तरह से करना है। पेपर जब हम पेपर देने जाएंगे, कुछ बच्चे पूछ रहे थे, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछना, नहीं तो फिर मैं आगे चलता। हाँ, अब आप लोगों के मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, फिर उसके बाद में आगे चलता हूँ। लाइव क्लासेस जो है ना वो बेटा, जो हमारी होती है वीक में 3 डेज होती है। वीक में 3 डेज होती है लाइव क्लासेस। क्लासेस का ड्यूरेशन कितना होता है बेटा? क्लासेस का ड्यूरेशन ये होता है कि 2 to 3 आवर्स की होती है, और कभी कभार 4 आवर्स की भी हो जाती है। 4 घंटे की भी होती है, 3 घंटे की भी होती है। टॉपिक के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि कोशिश हमारी ये होती है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए हम सिलेबस कंप्लीट पढ़ा दें। तो वो 2 से ढाई घंटे की तो मिनिमम क्लास होती है, कभी 3 घंटे में भी चली जाती है। 3 डेज होते हैं। थ्री डेज होते हैं क्लासेस। वो डेज बेटा आपको मिस कंफर्म कर देगी। वो डेज आपको मिस कंफर्म कर देगी, ग्रुप के अंदर मेंशन कर देंगी कि कौन कौन से डेज होंगे। अच्छा, अब सारे बच्चे ये पूछ रहे होंगे, सर हमने तो क्या करना है, अक्टूबर की अटेम्प्ट देनी है। हमने अक्टूबर की अटेम्प्ट देनी है, हमने दिसंबर की अटेम्प्ट नहीं देनी। दिसंबर की अटेम्प्ट के लिए तो सिलेबस कंप्लीट हो जाए। हमने क्या करना है, हमने अक्टूबर की अटेम्प्ट देनी है। और क्या अक्टूबर की अटेम्प्ट तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? क्या अक्टूबर की अटेम्प्ट तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? ये बहुत सारे बच्चों के सवाल। अगर जो बच्चे अक्टूबर की अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, देखो बेटा, अक्टूबर की अटेम्प्ट तक अगर मैं डेली बेसिस पे भी क्लास लूंगा तब जाकर समझो कि आपका अक्टूबर की अटेम्प्ट के लिए सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। अगर मैं डेली बेसिस पे 2.5 से 3 घंटे की आप लोगों की क्लास लूं, डेली पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, डेली बेसिस पे मैं आप लोगों की क्लास लूं, तो फिर जाकर के ये पॉसिबल है कि हम अक्टूबर तक अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जो कि ना आपके लिए पॉसिबल है और ना ही मेरे लिए पॉसिबल है, ठीक है। 2 घंटे 2.5 घंटे लेक्चर लेना और फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करना, ना आप लोगों के लिए पॉसिबल है और ना ही मेरे लिए पॉसिबल है। मेरे साथ एएमए का एक और बैच भी चल रहा है, एफएससीआर का भी एक बैच चल रहा है, एफसीएमए का भी एक बैच चल रहा है। तो ना मेरे लिए पॉसिबल होगा ना आप लोगों के लिए पॉसिबल। तो वो स्टूडेंट्स जो अक्टूबर की अटेम्प्ट दे रहे हैं बेटा, उनको लेक्चर्स, तो मैंने क्या कहा कि रिकॉर्डेड क्लासेस हमारी जो होती है ना वो प्रोवाइड कर दी जाती है। तो तकरीबन ऐसा होगा कि 60% अगर मैंने लाइव क्लासेस में सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, तो बाकी का 40% उनको क्या करना होगा कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो आप लोगों को पहले दिन ही मिल जाएंगे। जब आप लोग इनरोल्ड हो जाओगे उसी दिन आपको ड्राइव पर ऐड कर दिया जाएगा, और वहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस रिकॉर्डेड मिल जाएगा। कंप्लीट सिलेबस रिकॉर्डेड इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लाइव क्लासेस में कवर करो, और जो
नहीं कवर हो पा रहा, उनको जा करके आप रिकॉर्डेड देख लो, और कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग जो आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें पूछ लो, उसमें मैं आंसर कर देता हूँ। या पर्सनली भी अगर मुझे कोई टेक्स्ट करना चाहे, मैं अपना नंबर आप लोगों को लिखवा दूंगा, तो पर्सनली भी आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हो कि सर ये बात समझ में नहीं आ रही, तो मैं रिप्लाई दे देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं देता, मैं इंशाल्लाह ताला रिप्लाई दे देता हूँ। हाँ, जब पेपर्स बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं तो फिर मेरा रिप्लाई डिले होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कुछ ना, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली बात भी क्लियर हो गई होगी कि जो बच्चे अक्टूबर की अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं तो बेटा वो लाइव क्लासेस भी लेंगे, और फिर क्योंकि अक्टूबर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चल रहे हैं तो उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करनी पड़ेगी। कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करना पड़ेगी? कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो उनको खुद से कवर करने हैं। ठीक है, जो रह जाएगा वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में अपने कवर करेगा। बाकी सिलेबस में हम 100% कंप्लीट पढ़ाऊं। सिलेबस जो होगा ये 60% तो अक्टूबर तक होगा, लेकिन क्लासेस हमारी आगे तक चलती रहेगी, नवंबर में भी चलेंगी। तो सिलेबस में कंप्लीट करवाऊं। वो कैसे कंप्लीट होगा? बाकी का पोर्शन जो 40% होगा हम अक्टूबर और नवंबर में पढ़ लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला नवंबर के मिड में या नवंबर के शुरू में ही हमारा सिलेबस जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और वो कैसे कंप्लीट होगा? टेस्ट सिस्टम भी होगा, पास पेपर्स के सॉल्यूशंस भी होंगे, हमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। अभी हमें किसी भी अपने फ्रेंड की मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि यार मैं उस दिन नहीं आया था तो मुझे तुम वो वाला टॉपिक समझा दो। आपके पास पोर्टल के अंदर जो आप लोगों को जहाँ पे एक्सेस दिया जाएगा जिस ड्राइव का, वहां पर आपको वो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप जा करके अपना क्लास को ले सकते हो। और किसी की कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन, कोई मसला, कोई परेशानी हो तो पूछ ले। अच्छा सर, अगर फिजिकल क्लासेस स्टार्ट करनी हो लेकिन आपकी क्लासेस में टॉपिक बाद में कवर होंगे, तो क्या आपसे बाद में क्वेश्चन पूछ सकते हैं? जी बिल्कुल पूछ सकते हो बेटा, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं है। न्यू पॉलिसी में तो फेब एमए होगा पेपर्स में। बिल्कुल बेटा, एमए एक ऐसा टॉपिक है, एमए एक ऐसा टॉपिक है जो कि नहीं हटाया, जिसको उन्होंने चेंज नहीं किया, वो एमए 2 के अंदर है, तो आगे भी रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, सिलेबस भी वही है। सर विद ह्यूज रिगार्ड्स सर, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, एम में कैसे पास किया, क्या स्ट्रेटेजी थी फर्स्ट टाइम में? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, मेरा फर्स्ट टाइम में निकला था अल्हम्दुलिल्लाह, काशिफ के साथ से पढ़ा था और उनके हैंडआउट्स को प्रैक्टिस की थी। बाकी मैंने सीमा की देखा था, मैंने तो पास पेपर्स भी नहीं देखे थे। लेकिन जब मैंने एम ए पास किया था ना, तो उस टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो मेरे पास क्लास में पढ़ते थे, तो कंसेप्ट अल्लाह ताला ने जो है वो क्लियर करवा दिया था, जिसकी वजह से एमए पास हो गई। व्हाट्स द प्रोसीजर टू गेट रजिस्टर्ड एंड व्हेन दे विल बी स्टार्ट एंड? बेटा इसी वीक में आप लोगों को टाइम टेबल मिल जाएगा, ग्रुप के अंदर बता दिया जाएगा क्या प्रोसीजर है रजिस्टर्ड होने का, वो भी ग्रुप में बता देगा। इसी वीक में इंशाल्लाह ताला क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, इसी वीक में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? और किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? इसी वीक में इंशाल्लाह ताला क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, टाइम टेबल आपको बता दिया जाएगा। फर्स्ट चैप्टर हम इंशाल्लाह ताला, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं संडे को रखूं अपनी फर्स्ट क्लास, ताकि सारे बच्चे अवेलेबल हो। बेटा आप 3 मंथ्स एटलीस्ट दें एएमए को, एटलीस्ट 3 मंथ्स दें। नहीं, 6 आवर्स अ डे ना दें। देखो मैं आप लोगों को बताऊं, मैं आपको पर्सनली बता देता हूँ कि मैं किस तरीके से पढ़ता था। ऑनलाइन क्लासेस है, फिजिकल नहीं है। जूम पर लाइव क्लास होती है, जैसे अभी हो रही है ऐसी क्लासेस होती है, फिजिकल क्लास नहीं होती है, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस होती है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, एएमए मैंने कैसे निकाला था, किस तरीके से पढ़ के निकाला था। ठीक है, देखो 3 दिन हम, मुझे याद पड़ता है कि बल्कि हमारी जो काशिफ जिया साहब की क्लास होती थी वो 2 दिन होती थी, 3 घंटे, 3 आवर्स की होती थी वो क्लास, और बाकी 4 डेज हम फ्री होते थे। तो हम क्या करते थे कि वो जो 2 डेज में जो हमें सर ने पढ़ाया होता था ना, उनको बाकी के 4 डेज में कवर करता था। और कोशिश ये होती थी कि जो सर आगे नेक्स्ट पढ़ाएंगे उसको भी हम खुद से पढ़ लें, कि क्या पढ़ाएंगे सर। तो जब सर पढ़ाते थे तो ऑटोमेटिकली
वैसे ही हमें क्लास क्लियर होती थी क्योंकि हम घर से पढ़कर आए हुए होते थे। तो जब सर पढ़ा रहे होते थे तो बहुत आसान लग रहा होता था, और फिर उसके बाद जाकर के हम आखिरी के 4 दिन में प्रैक्टिस करते थे। जैसे अभी 3 दिन आप लोगों की क्लास अगर होती है तो 3 दिन आप लोगों के पास प्रैक्टिस के टाइम हो। उन 3 डेज में आप लोग क्या करो, प्रैक्टिस करो, नोट्स की, हैंडआउट्स की, एक क्वेश्चन को एटलीस्ट तब तक करो जब तक आप खुद से सॉल्व करने के काबिल नहीं हो जाते और कंसेप्चुअली सॉल्व करने के काबिल नहीं हो जाते। रटना नहीं है, एम में याद रखिएगा, अगर रटोगे तो पेपर क्लियर नहीं होगा। एफएससीआर में रटा जा सकता है चीजों को, एफएससीआर में क्योंकि स्टैंडर्ड्स हैं, जो आपका एक सब्जेक्ट है जो कि आप अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहाँ चला गया, ML1 के अंदर चला गया, तो उसको आप रट सकते हो। ठीक है, उसमें स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड जैसे आपको बोलता है आपको वैसे काम करना, लेकिन यहाँ पर आपका रटना नहीं होगा, यहाँ पर आपका कंसेप्चुअल कंसेप्ट देखा जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है तो पेपर में पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। हाँ, एफएससीआर की बिल्कुल, एफएससीआर की ऐसे ही होगा। एफएससीआर की जब ओरिएंटेशन क्लास होगी तो उसमें आपको बता दिया जाएगा, वो आई थिंक 14 अगस्त या 15 अगस्त को। एफएससीआर के बारे में कुछ भी नहीं बताया अभी मैंने। एफएससीआर इंशाल्लाह ताला 15 अगस्त को या 14 अगस्त को जो ओरिएंटेशन क्लास है उसमें आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह से प्रिपेयर करना। और कोई क्वेश्चन किसी का हो कुछ पूछने का, एफर्ट लगती है बेटा, ये बात याद रखिएगा, एफर्ट लगती है मैनेजेरियल लेवल 2 के अंदर। मैनेजेरियल लेवल 1 के अंदर तो चलो पास पेपर करके और वो फाइल्स वगैरह वहां से डाउनलोड की, उस ड्राइव से हमें वो फाइल मिल गई, हमने उसको सॉल्व कर लिया, हमारा पेपर वही आ गया, वही क्वेश्चन सारे के सारे आ गए। मैनेजेरियल लेवल 2 के अंदर ऐसा नहीं होता, और आहिस्ता आहिस्ता जब आगे जाते जाओगे तो चीजें और ज्यादा टफ होती जाएगी। तो मैंने ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे जिनके 4 4 दफा में जो है वो एम ए या एफएससीआर नहीं क्लियर हो रहा होता, और ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे जो फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट कर लेते और वो उनका पेपर निकल जाता है। तो वो सारा का सारा क्या है, कंसेप्ट है आपके। अगर तो कंसेप्ट क्लियर है तो पेपर दे सकते हो, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो पेपर नहीं दे सकते। हाँ, हो सकते हैं बिल्कुल बेटा, मायू हो सकते हैं, तीनों पेपर दिसंबर तक क्लियर हो सकते हैं बिल्कुल। सीजीपीएल तो थ्योरी है ना, और वो कैसे साहब ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, वहां से आप अपना कवर करो सीजीपीएल को। एफएससीआर के भी तो तकरीबन काफी सारे लेक्चर्स तो मेरे यूट्यूब पे भी है, वहां से भी देख सकते हो। एमए के मैंने 3 लेक्चर्स अपने यूट्यूब पे अपलोड किए हुए। अब मैं ये सोच रहा हूँ इस सेशन से एएमए के जो डीपली लेक्चर्स होते हैं ना, टॉपिक को डीप में जाकर पढ़ना, उसमें क्वेश्चंस को नहीं समझाना मैंने, क्वेश्चन टॉपिक की डेप्थ में जाकर ड्राइव करना है पूरे टॉपिक को, उसके मैं लेक्चर्स में इंशाल्लाह ताला यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ, और वो यूट्यूब पे अपलोड होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला इस सेशन में ही। लेकिन वो इस सेशन में ऑब्वियस सी बात है कंप्लीट नहीं हो सकेंगे, टाइम लगेगा उनको। तो वो लेक्चर्स भी आप लोग लाजमी देखिएगा जितने आप लोग के टाइम तक हो जाए। और किसी का कोई सवाल हो? और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई मसला, कोई परेशानी हो तो मुझसे पूछ ले, नहीं तो फिर हम इस क्लास को एंड करते हैं। टाइम टेबल आप लोगों को मिस बता देंगे, और कोशिश ही कीजिएगा अगर तो आप लोग लाइव क्लासेस ले रहे होगे या मेरे पास रजिस्टर्ड होगी तो अपने नाम से आइएगा, ठीक है, ताकि मुझे पता हो कि कौन सा स्टूडेंट पढ़ रहा। एबीसी करके या स्टूडेंट के नाम पे करके ऐसे मत आइएगा, जो आप लोगों का अच्छा सा नाम रखा है आपके पेरेंट्स ने, उस नाम के साथ आइएगा, ठीक है। बेटा हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं ऑनलाइन, एसएससी को भी, सीए को भी और आईसीएम को भी, लेकिन ऑनलाइन लाइव दे रहे होते हैं क्लासेस, फिजिकल क्लासेस नहीं होती।
ठीक है बेटा, फिर आज के लिए इतना काफी है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपना फर्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे। और मे बी पॉसिबल है कि वो संडे को हमारी इंशाल्लाह क्लास हो। वो क्लास लाजमी लीजिएगा, मजा आएगा आप लोगों को पढ़ के। वो टॉपिक आपने पहले भी पढ़ा होगा, और जब आप लोग लाइव क्लास में आके पढ़ोगे तो आप लोगों को फर्क या वो आप लोगों को चेंज नजर आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है। मैं जो है वो यूट्यूब का लिंक जो है ना वो शेयर कर देता हूँ। हाउस ऑफ कॉमर्स भी सर्च करोगे ना तो यूट्यूब पे आ जाएगा। हाउस ऑफ कॉमर्स सर्च करोगे आ जाएगा। मैं वैसे उसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है बेटा, फिर आज के लिए इतना काफी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।